हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। बच्चों, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं इसमें क्लास 10th की केमिस्ट्री और अभी तक जो है चैप्टर नंबर 4 तक पूरा हो चुका है। आज हम लोग बेटा 5वां चैप्टर करेंगे, जो है अपना 5वां लेसन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे क्या है तत्वों का वर्गीकरण। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इसमें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। तो बच्चों, बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करिए, इस समय खूब अच्छे से सेल्फ स्टडी करिए, एनसीईआरटी पढ़िए और हमारी वीडियोस देखिए, ताकि आए हुए क्वेश्चंस को ही हम अब क्या है ऑब्जेक्टिव बना बना करके देंगे। उससे आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इस बार से जो है कितने हैं 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 1 नंबर के भी जो क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी उसी में कवर हो जाएंगे। तो बच्चों, आज हम देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण। चैप्टर नंबर हमारे पास क्या है 5। तो चलिए इसको हम लोग चालू करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब जैसे ही आप दाबेंगे बटन, उसमें एक बेल आएगी, बेल दाबिएगा, घंटी दाबिएगा, फिर क्या है बेटा 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम वीडियो अपलोड कर रहते हैं वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन सूचना पहुंच जाएगी कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, मैसेज तो आपके सजेशंस में भी जाएगा। और प्लीज जिन्होंने जो है सब्सक्राइब किया है वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, उससे फिर क्या है बेटा अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं तत्वों का वर्गीकरण। चैप्टर नंबर हमारे पास 5 है विज्ञान में। आइए तो बेटा हम देखेंगे आज चैप्टर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आवर्त वर्गीकरण। तो बेटा अगर आप आवर्त नहीं कहेंगे तब भी काम चलेगा। तत्वों का वर्गीकरण। तो पहले हम ये देखते हैं कि तत्वों को वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो महाराज बात ऐसी है, तत्वों का वर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि अब तक ज्ञात कितने तत्व हैं बेटा 118। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है 118 है, याद रखिएगा। और 118 हमारे पास क्या है बेटा, ये टोटल एलिमेंट है, ये सब आप जानते हैं, जिसमें से 94, पहले 92 था, अब क्या है 94 क्या है नेचुरल एलिमेंट है। नेचुरल एलिमेंट का मतलब बेटा प्राकृतिक तत्व हैं जो कि किसी न किसी क्या है पौधे में, न जंतुओं के शरीर में या तो हमारी मृदा में बनाए पड़े हैं। मतलब ह्यूमन मेड नहीं, वो क्या है गॉड मेड है, प्रकृति के द्वारा वो उनका निर्माण हुआ है। वो कितने हैं 94। 94 के बाद बेटा जितने हैं वो सब आर्टिफिशियल हैं, कृत्रिम ढंग से बनाए गए हैं ना, मानवों के द्वारा लैब में उनका निर्माण किया गया है। तो बेटा 118 तत्व हैं और इन तत्वों के जो है बहुत सारे यौगिक भी हैं। आपने कल ही जो है पिछले वाले वीडियो में देखा था ना, पिछला चैप्टर में हमने पूरा पढ़ा था कि कार्बन एक ऐसी चीज है जिसका अलग से ही एक ब्रांच बनाना पड़ा, क्योंकि उसके क्या है बहुत सारे यौगिक मिलते हैं, क्योंकि उसमें उसकी संयोजकता 4 होती है, 4 लोगों से बॉन्डिंग कर सकता है और उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, श्रृंखलन का गुण, वो बहुत ही लंबी श्रृंखला को बना सकता है, हर प्रकार की श्रृंखला को। तो ऐसे जो है जो कैटिनेशन कार्बन में था, थोड़ा बहुत सिलिकन में है, थोड़ा सल्फर में है, थोड़ा फास्फोरस में, तमाम चीजों में है। तो इन तत्वों के जो बहुत यौगिक हैं वो संख्या में बहुत ज्यादा हो जाते हैं और सबका अध्ययन कर पाना बेटा संभव नहीं है। सबका जब अध्ययन कर पाना संभव नहीं है तो हम लोगों ने क्या है, वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना इनको समूहों में, इनको आवर्तों में, मतलब इनको ग्रुपों में डिवाइड किया जाए, जिनके जिनके गुण क्या है समान हैं उनको एक जगह रखा जाए और हम किसी एक का पढ़ लेंगे और तो सबका तैयार हो जाएगा। जैसे घर में सबका बिहेवियर एक जैसा है तो लोग कहते हैं अरे उनके घर का लड़का है, उनके घर की बिटिया है, तो उनका ही जैसा इसका भी व्यवहार होगा। तो बेटा हम लोगों ने वर्गीकरण किया। तो याद रखिएगा अध्ययन की सुविधा के लिए क्यों बेटा वर्गीकरण किया गया है, याद रखिएगा अध्ययन की सुविधा के लिए
सुविधा के लिए तत्वों का, ये तत्व है बेटा, तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक है, आवश्यक है। क्योंकि बेटा हम क्या कर सकते हैं, सबका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण का विचार क्या है, किस साइंटिस्ट के पास आया, उनका नाम है बेटा डोबे रायनर। क्या है, डोबे रायनर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तत्वों के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण किसका है, फर्स्ट वर्गीकरण है हमारे पास, उसका नाम है त्रिक नियम, अभी पढ़ेंगे। तो बेटा यहीं से लिखते हैं कि सन 1717 में जर्मन रसायनज्ञ डोबे रायनर, जिनका पूरा नाम है बेटा वुल्फ, अच्छे से देखिएगा, गांग, वुल्फ गांग डोबे रायनर, सॉरी डोबे रायनर ने, अब यहीं से आगे लिखेंगे तत्वों का वर्गीकरण प्रारंभ किया। तो बेटा तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, आपसे यही पूछा जाएगा। उनका नाम क्या था बेटा, वुल्फगांग, क्या है, वुल्फगांग डोबे रायनर, जिनको वुल्फगांग नहीं केवल डोबे रायनर ही लोग ज्यादा कहते हैं, इसी नाम से प्रचलित है। ये क्या थे, जर्मन रसायनज्ञ थे, और सन क्या था बेटा 1717 में। और इन्होंने क्या किया कि तत्वों को जो है उनके गुणधर्मों के आधार पर क्या है समूहों में रखना प्रारंभ किया। तो जिनके गुणधर्म समान थे उनको क्या है एक साथ रखना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है 3 समूहों को बनाया, जिसे क्या है डोबे रायनर का त्रिकला कहते हैं। तो अब हम यहीं से बेटा ऊपर से पढ़ेंगे, अब हटाते हैं, याद रखिएगा एलिमेंट क्लासिफिकेशन का क्या है, त्रिक नियम, वर्गीकरण का त्रिक नियम। सबसे पहला कौन सा नियम आया बेटा, ट्रायड लॉ। तो आइए देखते हैं, पहला हमारे पास वर्गीकरण जो था उसे हम कहते हैं त्रिक नियम, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम, जिसे कहा जाता है बेटा ट्रायड लॉ। तत्वों के वर्गीकरण का महाराज पहला नियम है। ठीक, इस नियम को किसने दिया, अभी हमने लोगों ने देखा था कि इस नियम को नियम को 1717 में, अब पूरा नाम नहीं लिखेंगे, एक बार बता चुके हैं आपको, डोबे, सॉरी वो पहले आ जाता है मेरा पता नहीं क्यों, डोबे रायनर ने दिया। किसने दिया बेटा, डोबे रायनर ने दिया। इस नियम के अनुसार डोबे रायनर ने क्या किया कि 3 तत्वों वाले, इन्होंने क्या किया बेटा, 3 तत्वों कुछ समूहों को बनाया। बेटा इन्हीं तीनों समूहों को, जो 3 तत्वों वाले समूहों को बनाया, इसी को बेटा ट्रायड लॉ कहा जाता है, त्रिक नियम कहा जाता है। अभी और आपको एक्सप्लेन करते हैं तो समझ में आ जाएगा। आइए याद रखिएगा, देखते हैं हम लोगों ने क्या किया। इस समूह में उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु
द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। तो बेटा उन्होंने क्या किया कि तत्वों को क्या किया, उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर व्यवस्थित किया। मतलब इनका नियम किस पर बेस्ड था, एटॉमिक मास पर बेस्ड था। और उन्होंने ये बताया कि अब देखिए कि हमारे पास 3 जो है तत्वों के समूह हैं, इन्हीं प्रकार से केवल 3 ही समूह को तैयार कर पाए। इस समूह में उन्होंने बच्चा ये बताया कि अगर पहले का हम जो है 3 हमारे पास हैं और क्या है तीसरे का परमाणु द्रव्यमान का औसत लें तो दूसरे का क्या होगा बेटा, परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। इस नियम में या इस नियम के अनुसार पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत लेने पर दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। बेटा क्या हो जाएगा, ये देखिएगा यही मेन नियम है। सब कुछ भूल जाइएगा बच्चा, लेकिन ये मत भूलिएगा ग्रोबेनायर का क्या है, ट्रायड लात्रिक नियम। उन्हें बोला कि पहले तत्व का और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत लेने पर क्या है, दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। अब हम लोगों ने थ्योरी वाला पोर्शन कर लिया, अब यही हम लोग इसमें देखेंगे। तो डोबे-राइनर साहब ने क्या किया, 3 जो है समूहों को बनाया बेटा ना, और 3 हर समूह में 3-3 तत्व थे और इससे ज्यादा वो बना ही नहीं पाए, क्योंकि उस समय जितने ज्ञात तत्व थे उसमें से क्या है उतनों को ही वो बना पाए। तो आइए यहाँ पे इसमें देखते हैं कि ट्रायड लॉ में ही हम लोग देख रहे हैं, जो लिखा है ये नीचे लिखा रहेगा। इन्होंने 3 समूह बनाया। त्रिक नियम में बेटा आपसे पूछा जाएगा डोबे-राइनर क्या है कितने समूह बना पाए थे, केवल 3 समूह बना पाए थे और प्रत्येक समूह में कितने तत्व थे, 3 तत्व थे ना। उन तीनों तत्वों में से पहले और क्या है तीसरे का एवरेज लेने पर दूसरे तत्व का क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। देखिए आइए देखते हैं। इन्होंने लिया था लिथियम, पहले समूह में लिथियम था, सोडियम था और क्या था बेटा, पोटेशियम। क्या था, पोटेशियम। दूसरे समूह में बेटा हमारे पास क्या था, आइए और देखते हैं। दूसरे समूह में था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और क्या है बेटा, बेरियम। क्या था, बेरियम। 2 समूह हमको प्राप्त हो गए। तीसरे समूह में हमारे पास था बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या था, आयोडीन। क्या था, आयोडीन। तो ये क्या है त्रिक नियम में हमारे पास जो क्या थे, समूह थे। तो इन्हीं को बेटा कहा जाता है डोबे-राइनर का क्या है, त्रिक नियम। आइए तो अब इसी को हम लोग बेटा एग्जाम्पल से देखेंगे। ये क्या है, डोबे-राइनर त्रिक नियम। ऊपर लिखे चाहे नीचे, हम नीचे लिख दे रहे हैं डोबे-राइनर त्रिक, ये ट्रिक था। अब ये नियम इसी में है तो इसे में हम नियम कह देंगे। डोबे-राइनर ये ट्रिक है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं कि बात इनकी जिन्होंने जो कहा था कि पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का औसत लेने पर दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। तो आइए बेटा हम इस वाले को पहले समूह को लेकर देखते हैं। पहले को तो बेटा देखो लिथियम हम ले रहे हैं यहाँ पे, लिथियम, और लिथियम के बाद क्या ले रहे हैं, पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम।
तो जब हम लिथियम और पोटेशियम लिए तो हमको क्या है, सोडियम का क्या है बेटा प्राप्त हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान इसका औसत लेने पर। तो लिथियम का एटॉमिक मास हम लोग कितना लेते हैं बेटा 7। तो एटॉमिक मास हम यहाँ से प्राप्त करेंगे एटॉमिक, ये सवाल इसमें आता है, एटॉमिक मास क्या है ऑफ सोडियम कैसे लेंगे, इसका और इसका एवरेज लेंगे। तो इसका बेटा एटॉमिक मास होता है, हम कैसे प्राप्त करेंगे, सूत्र बना लेते हैं, लिथियम का एटॉमिक मास प्लस क्या है पोटेशियम का एटॉमिक मास और बटे में क्या है 2। औसत लेने के लिए क्या है 2 से हमको भाग करना पड़ता है ना एवरेज लेने के लिए। तो लिथियम का एटॉमिक मास बेटा होता है कितना 7। हम पूरा एक्यूरेट ले रहे हैं, दशमलव में नहीं ले रहे हैं कि 6.9 लें ये लें। और बेटा पोटेशियम का हम लोग ले रहे हैं 39, कितना लेंगे 39। और इनका दोनों का हम लोग क्या करेंगे एवरेज लेंगे। तो आप जानते हैं, अब इसको बेटा हम हटा रहे हैं, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए। तो 39 7 हमारे पास कितना होगा बेटा 46 46 ना, और बटे में कितना 2, तो बराबर में हमारे पास कितना आएगा 23, क्या है 23। और आप जानते हैं कि 23 सोडियम का एटॉमिक मास होता है। तो देखियो क्या हो गया, डोबे-राइनर का बेटा नियम है क्या है इसके लिए सही है, लेकिन ये ज्यादा लोगों के लिए सही नहीं हो पाया, केवल इन्हीं तीनों समूहों के लिए, एक इसके लिए एक इसके लिए एक इसके लिए सही हुआ। तो हमको एटॉमिक मास प्राप्त हो गया किसका सोडियम का 23U, यू मतलब यूनिफाइड मास। अब AMU वगैरह नहीं लिखा जाता है, आप याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बेटा देखते हैं दूसरे का, इसमें इको देख लें या एक और देख ले रहे हैं, इसको देख ले रहे हैं, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और किसका आयोडीन का। तो क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमानों का हम लोग औसत लेंगे तो बेटा हमको क्या प्राप्त हो जाएगा ब्रोमीन का प्राप्त हो जाएगा, इसका भी लेने पे प्राप्त हो जाएगा। तो आइए पहले इसी का ले लेते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं बेटा, दूसरा कि कैल्शियम क्या है एटॉमिक मास, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे एटॉमिक मास किसका बेटा स्ट्रोंटियम का। एटॉमिक मास जब स्ट्रोंटियम का लेंगे तो क्या करेंगे कैसे निकालेंगे, कैल्शियम और बेरियम का फिर लेंगे एवरेज। तो यहाँ पे कैल्शियम प्लस क्या है हमारे पास बेरियम का एवरेज लेंगे। जब कैल्शियम और बेरियम का एवरेज, कैल्शियम का बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे कितना होता है हमारे पास 40। हम बेटा एक औसत ले रहे हैं, दशमलव में नहीं ले रहे हैं कि 40.1 लें तमाम चीज ठीक। अब बेरियम का बेटा होता है 137, इतना 137.3 होता है, लेकिन हम 137 ही लेंगे इन दोनों का एवरेज। तो जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आया 7 ही आएगा, और 4 3 7 और 177, क्या है 177। देखो तो बेटा 4 3 7 और 4 3 7 और 177/2। जब महाराज हमने 177/2 किया, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, इधर आकर के देखिए। तो 177/2, तो अगर हम इसको करते हैं 2 8 16 हमारे पास हुआ, फिर एक जो है बेटा इसमें जाएगा तो 2 8 16 हमारे पास हुआ, फिर एक बचेगा तो 2 पंचे 10। तो बेटा कितना हुआ 88.5, कितना हुआ 88.5। और ये बेटा हमारे पास किसके लगभग आया है स्ट्रोंटियम के लगभग आया है, स्ट्रोंटियम का 87.9 या 88 हम लोग लेते हैं। तो देखिए क्योंकि हमने दशमलव वाला छोड़ दिया था ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए, तो नहीं तो यहाँ 41.1 लेना था, यहाँ 37.3 लेना था। तो बेटा ये देखिए हमारे पास जो ये प्राप्त हुआ है 88.5, ये स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास प्राप्त हुआ है, जो कि इसका के एकदम करेक्ट के पास है, एकदम क्लोजली क्या है करेक्ट है, क्योंकि होता कितना है 87.9, एक्यूरेट लिखा जाता है 88। तो हमने बेटा इसमें 2 देखा, आइए इसका भी देख लेते हैं कि ये मामला सही है कि नहीं सही है। तो इसको हटाते हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से समझिए, ये आपको निकालने के लिए आता है।
चलिए बच्चों, अब हम तीसरा देखेंगे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। डोबे-राइनर ने क्या कहा है कि समूहों में हमने जो तत्वों को रखा है कि 3 तत्व क्या है एक साथ अपने समूह में है, 3-3 तत्वों के उन्होंने समूह बनाए हैं। तो समूह में पहले तत्व का और क्या है बेटा, बार बार देखो वही नियम बता रहे हैं, पहले तत्व का और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का औसत लेने पर दूसरे तत्व का हमको क्या है परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं। तो बेटा ब्रोमीन का हमको निकालना है परमाणु द्रव्यमान, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे ब्रोमीन का निकालने के लिए क्लोरीन का और प्लस किसका, आयोडीन का। एवरेज कितना लेंगे, हमारे पास है 2 ना बच्चे, 2 एवरेज लेने के लिए 2 से भाग दे देंगे क्योंकि 2 ही तत्व हैं। तो बेटा क्लोरीन का आप जानते हैं 35.5 होता है, लिखा जाता है, और प्लस बेटा हमारे पास आयोडीन का 127 होता है, या आप चाहें तो 127 दशमलव क्या है 5 भी लिख सकते हैं। तो हम पूरा का पूरा 127 ही लिखेंगे। चलिए, तो एवरेज में हमारे पास क्या हुआ 2। अब देखा बेटा क्या करते हैं, 7 5 12, 12 कई 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 7 हासिल कितना होगा 8 हुआ ना, 3 1 क्या है बेटा 4, कितना हो गया 4। और हम लोगों ने इसमें सॉरी थोड़ा ये जोड़ में गलती हो गया, आइए जोड़ कर लेते हैं 127 और ये है हमारे पास क्या 35.5, ऐसे हमको जोड़ना है। तो ये हुआ बेटा 5, 7 5 12 कई 2 हासिल लगा 1 हुआ, ठीक 3 2 5 हासिल क्या हुआ 6 हुआ, ठीक। और ये क्या है 162 दशमलव कितना आया 5 आया, नहीं तो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। पता चला सब कुछ सही है, जोड़े ही गलती कर दी। तो इन सब चीज़ों को जल्दीबाजी नहीं करना है बच्चों, थोड़ा ध्यान देके ही करना चाहिए। तो फिर से कर लेंगे, 5 हमारे पास हुआ, 7 5 12 कई 2 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6 ना, 162 दशमलव हमारे पास 5 हुआ। तो 162.5 एवरेज क्या लेंगे हम 2 लेते हैं। तो जब इसको हम करेंगे तो 2 8 16 हुआ, ये अपने आप हमारे पास हो गया कितना, 2 8 16 हुआ बेटा, क्या 2 1 कम 2 हुआ, और ये जो दशमलव है इसको हम ऐसे ही लगा देंगे। तो लगभग कितना है 81 आया, होता है 80, होता है 80 क्योंकि हमने इसमें 0.5 ले लिया ना, तमाम चीज ले लिए हैं, तो एकदम एक्यूरेट जो है नहीं, लेकिन उसके एकदम पास ही पास पूरा का पूरा है। तो बेटा ये लगभग किसके एवरेज में किसके बराबर है, लगभग 80 के बराबर है। तो ये देखिए हमारे पास सही हो गया। आप 79.9 79.8 ना, ये इन सबके चक्करों में मत पड़िएगा, आप पूरा का पूरा एकदम हमारे पास है कंप्लीट अंक लेना है। तो इसलिए 81 दशमलव को हम हटा करके सीधे लिख दिए कि लगभग ये 80 के पास है। तो जब इतना अच्छा था तो डोबे-राइनर का नियम फेल क्यों हो गया, क्योंकि बेटा ये क्या है सिर्फ इन्हीं 3 ही समूह, डोबे-राइनर साहब क्या है केवल ये 3 ही समूह बना पाए। किसका किसका, लिथियम सोडियम पोटेशियम का, कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम का, और तीसरा उनका जो समूह था ये क्लोरीन ब्रोमीन और किसका आयोडीन का था। इसके सिवा ये किसी भी जो है समूह को नहीं बना पाए, न ये दिखा पाए कि पहले और तीसरे तत्व का क्या है औसत लेने पर हमको क्या है दूसरे का परमाणु द्रव्यमान पता चल जाता है। तो आपसे इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये है कि ट्रायड लॉ किसने दिया था बेटा, वुल्फगांग डोबे-राइनर ने दिया था, 1717 में दिया था ना, और इनको ने क्या किया था, इनका जो क्लासिफिकेशन था परमाणु द्रव्यमान के पर आधारित था। इन्होंने अपने नियम में बताया कि पहले और तीसरे का परमाणु द्रव्यमानों का औसत लेने पर दूसरे तत्व का क्या है हमको परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है। बाकी ये केवल 3 समूह बना पाए, इसलिए क्या है इनका जो है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या हो गया, फेल हो गया। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। ये जो है पहली बार इन्होंने ये शुरुआत की थी वर्गीकरण का, तो शुरुआत अगर अच्छी हो गई तो समझो आधा काम खत्म। तो आप भी पढ़ाई अच्छे से करिए ना, ध्यान देकर करिए, और अगर आपका काम अच्छा हुआ, शुरुआत अच्छी हो गई तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो बच्चों प्लीज एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। आपके पास समय कम है अब और आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो बोर्ड के एग्जाम से घबराइए मत, बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए। आपकी लाइफ का पहला एग्जाम है ये, इसके बाद न जाने कितने एग्जाम आएंगे। आपको मेन चीज सिलेक्शन लेना है नीट में, आपको सिलेक्शन लेना है जेईई में ना, आपको बनना है आईएएस पीसीएस या जो भी आपको बनना है
वह पहली सीढ़ी है। और प्लीज एनसीईआरटी जब पढ़ते रहेंगे तो राह और भी आसान हो जाएगी। तो किताबों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, हमारी वीडियोस देखिए ना, और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव जरूर दीजिए ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आप लोगों के कमेंट से, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। हमको भी ऐसा लगता है कि बच्चे हमारी वीडियोज को या हमारे पढ़ाने के तरीकों को बेटा लाइक कर रहे हैं और अच्छे से वीडियो बनाया जाए। इसलिए पढ़ाई के समय हम बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं। ये इसलिए कि आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको कॉमेडी नहीं करनी है। कॉमेडी के लिए बहुत सारे जो है टीवी हैं, आपके गाने हैं, आपके दोस्त हैं, आप मित्र हैं। बेटा जब आप पढ़ाई करिए तो कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि ब्रेन का यूज कहीं और नहीं होना चाहिए। सबके पास सेम जो है 1475 सीसी का ब्रेन है, सबके पास उतनी ही एनर्जी है, सबके पास उतना ही टाइम है। आप अपने टाइम का अच्छे से यूज करिए। फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो पे, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।